हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द ट्रांसफर डेली जो हम लोग रोजाना आजकल कर रहे हैं। और आप सबका स्वागत है आज फिर से एक नए एपिसोड में हमारे। एक बहुत ही दुखद न्यूज़ जो हमें सुनने को मिली थी अहमदाबाद से जो आ रही है कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो कल क्रैश कर गया था एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। और हम लोग दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि उनकी फैमिली सेफ रहे और बाकी भी दुनिया के सारे लोग सेफ रहें। तो चलिए, अब इसी नोट से हम लोग अपना ट्रांसफर डेली का स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ जो है वो एक कल और परसों, कल और आज में आ चुकी है। और एक जो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली न्यूज़ जो हमें कुछ घंटे पहले मिली है, वो स्पेन से आ रही है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्राइकर से। हमारा जो पहला स्ट्राइकर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है जॉन डुरान, जो लास्ट सीजन अल नसार में गए थे एस्टन विला से। बहुत ही ज्यादा 75 मिलियन का ट्रांसफर फीस पे वो गए थे अल नसार। और वहां पे भी उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था। 13 मैचेस में उन्होंने 8 गोल मारे थे और बाकी सारे मैचेस वो स्टार्ट नहीं किए थे और खेले नहीं थे। तो मैनेजर को थोड़ा डाउट होगा। और वही डाउट को लेकर रूमर्स जो आ रही है वो ये आ रही है कि जॉन डुरान को अल नसार ने लोन लिस्टेड कर दिया है। और वो हो सकता है वापस यूरोप आए, और हो सकता है कि चेल्सी इंटरेस्टेड हो उसमें, क्योंकि लास्ट सीजन चेल्सी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी जॉन डुरान के ऊपर। और उसके बाद वो अल नसार चले गए थे। तो देखने वाली बात है कि जॉन डुरान कहाँ जाते हैं। और जो दूसरा जो रूमर है और दूसरे स्ट्राइकर है ये हैं ह्यूगो एकिटीके। और इनका कुछ दिनों से पहले से बात चल रहा था कि चेल्सी इंटरेस्टेड है, चेल्सी बिड पोस्ट कर रही है। लेकिन कल हमें ये बात मालूम चली है कि लिवरपूल जो है वो फेवरेट्स हैं, वो एकदम एडवांस पोजीशन पे हैं एकिटीके के लिए। और वो बहुत करीब है। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूँ वो है 100 मिलियन का एक प्राइस टैग। इन्होंने ज्यादा उतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, उन्होंने 15 गोल बुंडेसलीगा में लास्ट सीजन मारे हैं। लेकिन क्या उस लेवल के स्ट्राइकर हैं ये कि उनके लिए 100 मिलियन दिया जा सकता है? तो गुप्ता, तेरे को क्या लगता है कि 100 मिलियन लाइक प्लेयर है एकीटीके? और जॉन डुरान के बारे में क्या कहना जैसा कि सुशांत तुमने पूछा कि जॉन डुरान और एकिटिके दोनों का रूमर्स आ रहा है। दोनों यंग टैलेंट है। और जहाँ यंग टैलेंट की बात आती है ऑब्वियसली चेल्सी का नाम खुद पे खुद आ ही जाता है। उनके ओनर्स की जैसे न्यू स्ट्रेटेजी है कि यंग प्लेयर्स को होल्ड कर लेना, लिटरली होल्ड करके रख लेना, भले ही खेलने की जगह हो ना हो। ऑलमोस्ट 30+ प्लेयर्स हो चुके हैं। क्या मालूम कैसे उन लोग स्क्वाड मैनेज करते हैं, लेकिन चूंकि रूमर्स है तो हमें डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं जॉन डुरान के बारे में। पिछले साल काफी सरप्राइजिंग न्यूज था कि 70 मिलियन में एक यंग स्ट्राइकर जो कि प्रीमियर लीग में ऑलरेडी 10+ गोल्स मारा था, वो अचानक से यूरोप छोड़ के, चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के, जो कि टीमें उसमें काफी इंटरेस्टेड थी, फिर भी वो अल नसार चला जाता है। तो ये काफी सरप्राइजिंग मूव था। लेकिन जैसा अब सुनने में आ रहा है कि वो मे बी ड्यू टू पर्सनल रीजन या फिर कोच नॉट बीइंग इन फेवर ऑफ हिम, वो यूरोप वापस आना चाहता है। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि क्या वो यूरोप वापस आ पाए। एक तो उसकी सैलरी काफी ज्यादा है अल में, जो सैलरी मुझे नहीं लगता कि कोई यूरोपियन क्लब मैच कर पाएगा। और चेल्सी की आप कितनी भी बुराई कर ले, वो प्लेयर्स भले ही होल्ड करता है लेकिन उनका वेज स्ट्रक्चर काफी सही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत ज्यादा वेज चेल्सी देगी। तो ये देखने वाली बात रहेगी। मे बी हमें कुछ दिनों का और वेट करना चाहिए। 16th को ट्रांसफर विंडो खोल रहा है, तो मे बी कुछ और कंक्रीट न्यूज आ सकती है उस समय तक। तब तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है जॉन डुरान के रूमर्स का। सो जॉन डुरान के बाद बात करते हैं हम लोग एकिटिके के बारे में। बुंदेसलीगा का प्लेयर है, फ्रैंकफर्ट टीम से खेलता है। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ मार्मोस इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो टू मैनचेस्टर सिटी, उसने फ्रैंकफर्ट टीम को काफी अच्छे से लीड किया है। डबल डिजिट उसने गोल्स भी स्कोर किया है। वो एज अ सोल स्ट्राइकर भी खेल सकता है और जरूरत पड़ी तो लेफ्ट विंग की तरफ ड्रिफ्ट भी कर सकता है। तो काफी अच्छा, काफी बेहतर यंग टैलेंट है। और जैसा कि सुसान ने बोला चेल्सी इंटरेस्टेड है, मुझे नहीं लगता चेल्सी में उसकी जगह बनती है। चेल्सी के पास ऑलरेडी निकोलस जैक्सन, और उसने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले लियाम डेलप को भी साइन किया है। तो मुझे नहीं लगता लियाम डेलप और निकोलस जैक्सन के रहते हुए एकिटिके वहां पे जाना पसंद करेगा या उसका एजेंट पसंद करेगा। प्लेइंग टाइम का इशू ऑब्वियसली होगा। चेल्सी के पास काफी प्लेयर्स है और एक और प्लेयर ऐड करके मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होने वाला है। और दूसरी टीम जो इंटरेस्टेड है वो है लिवरपूल। ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है और मुझे लगता है कि लिवरपूल इसके प्रति काफी सीरियस भी है। क्योंकि जैसा सब कोई जानता है, सभी प्रीमियर लीग टीम का सबसे फेवरेट स्ट्राइकर इसाक है। लेकिन इस इसाक को मुझे नहीं लगता न्यूकासल किसी को बेचना चाहेगी। और लिवरपूल के पास डार्विन नूनेज और डियोगो जोटा दो स्ट्राइकर्स है। दोनों में स्पेशली जोटा को फिटनेस इशू है, और डार्विन नूनेज को मुझे नहीं लगता ना लिवरपूल फैन ना आर्ने स्लॉट ट्रस्ट करता है।
उसका फिनिशिंग काफ़ी खराब है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया था कि उसका मोस्ट प्रोबब्ली या तो सऊदी जाएगा या फिर वो एटलेटिको मैड्रिड जा सकता है। तो उसका काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है एकिटिके। और रहा सवाल, जैसे आप जैसे टीम आर्ने स्लॉट बिल्ड कर रहा है या फिर जैसे टीम लिवरपूल का बोर्ड बिल्ड कर रहा है, ऑलरेडी फ्रिम्पोंग और केस को साइन किया है, और मोहम्मद सलाह ऑलरेडी पास द थर्टीज है, तो मोहम्मद सलाह उतना प्रेस करेगा नहीं। और दो ऑलरेडी वाइड क्रिएटर्स इन्होंने साइन किया है एज अ फुल बैक, उन काफी अच्छे अच्छे बॉल डालेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्हें स्ट्राइकर, एक प्रॉपर सोल स्ट्राइकर इन्हें चाहिए होगा, जो कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ रिट्स या ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ अ क्रिएटिव प्लेयर वो उस लाइन को लीड अप कर सके। और जब रिट्स खेले तो अगर रिट्स आगे खेलता है तो वो लेफ्ट विंग में शिफ्ट हो सके, ताकि चांस क्रिएशन अच्छा हो। तो मुझे लगता है वो लिवरपूल में काफी अच्छा फिट बैठेगा, एंड हम लोग फ्यूचर में देख भी पाएंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांसफर होना चाहिए। लेट्स से आगे क्या होता है। तो गुप्ता के इस एनालॉजी को मैं बस एक दो लाइन में सम अप करूंगा कि एकीटीके बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है एंड ही इज कॉल्ड द नेक्स्ट अलेक्जेंडर इसैक। जो कि स्टैट्स पे आप देखें तो जैसा अलेक्जेंडर इसैक लालिगा में परफॉर्म कर रहे थे, सिमिलर उसी टाइप की कुछ परफॉर्मेंस एकीटीके की भी बुंडेसलीगा में। तो देखते हैं क्या लिवरपूल में आने के बाद अगर वो आए तो क्या अलेक्जेंडर इसैक जैसा ही परफॉर्मेंस दे पाते हैं, या फिर एक नया डार्विन नूनियस हमें देखने को मिलेगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ट्रांसफर रूमर्स पे। तो हमारा जो अगला ट्रांसफर रूमर है वो भी स्ट्राइकर्स के बारे में ही है। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं ब्रायन एम्बुमो के बारे में। एम्बुमो बहुत ही तगड़ा लिंकअप आ रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जैसा हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बताया कि ब्रायन एम्बुमो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड वेरी क्लोज है। हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो हमारे साथ सागर है उन्होंने बोला कि एट द एंड ऑफ द डे डील हो ही जाने चाहिए। बट हो सकता है सागर को थोड़ा धक्का लगे और उसके साथ कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी, क्योंकि एम्ब्यूमो का बहुत ही ज्यादा तगड़ा अभी हाईजैक का रूमर आ रहा है जो कि स्पर्स से था। ये भी हम लोगों ने बात की थी अपने लास्ट वीडियो में कि स्पर्स हो सकता है कि हाईजैक कर ले। इसका बस एक ही रीजन है, थॉमस फ्रैंक। थॉमस फ्रैंक के स्पर्स आने के बाद हाईजैक की रूमर बहुत ही तेज हो गई, और अभी जो मिरर ने रिपोर्ट किया है 70 मिलियन का बिड टॉटनहम हॉटस्पर्स पोस्ट करने वाली है एम्ब्यूमो के लिए। तो देखते हैं कि ये बिट कहाँ जाती है और कहाँ लैंड करती है, क्या होता है ब्रायन म्बूमो के बारे में। और जो दूसरा हमारा रूमर है ये भी बहुत बड़ा, ये भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से थोड़ा लिंकअप है, विक्टर ग्योकेरेस। इसका भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बहुत ही तगड़ा रूमर था। ये भी हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सागर ने बोला था कि विक्टर ग्योकेरेस का भी एक रूमर है, और वो रूमर अभी भी है। लेकिन जो हमें अभी न्यूज आ रही है कि उसके एजेंट ने जो बोला है कि विक्टर ग्योकेरेस वांट्स टू प्ले फॉर आर्सेनल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत का बात यह है कि आर्सेनल डोंट कंसिडर हिम द फर्स्ट चॉइस। आर्सेनल अभी भी ग्योकेरेस को एज ए फॉल सेफ ऑप्शन देख रही है अलेक्जेंडर सेस्को का। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये बस एजेंट टॉक्स है कि यूनाइटेड को एक स्पीड अप करने के लिए अपनी जो डील की, भाई तुम जल्दी से ग्योकेरेस के लिए आओ, नहीं तो आर्सेनल इंटरेस्टेड है, क्योंकि सबको को मालूम है कि आर्सेनल को एक स्ट्राइकर चाहिए और आर्सेनल आर रियली इंटरेस्टेड इन ग्योकेरेस। लेकिन वो एक अभी भी एक सेकंड चॉइस है आर्सेनल के लिए, क्योंकि फर्स्ट चॉइस अभी भी अलेक्जेंडर सेस्को है। बात यहाँ पे एक और चीज हमारे पास आ रही है यूक्रेस के बारे में कि यूक्रेस को एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है यूक्रेस का स्पोर्टिंग के साथ कि नेक्स्ट सीजन वो 60 to 65 मिलियन यूरोज में क्लब छोड़ सकते हैं, और जो भी क्लब 60 to 65 मिलियन यूरोज पोस्ट करेगी वो क्लब के लिए वो चला जाएगा। लेकिन स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो उसके थे उस टाइम वो चेंज हो गए, और जब से नए डायरेक्टर आए हैं क्लब में तब से उन्होंने बोला है कि नहीं, देर इज नो जेंटलमैन एग्रीमेंट, और वो 80 to 85 या फिर हो सकता है अपवर्ड्स ऑफ 90 मिलियन भी अगर कोई टीम ऑफर करे तो ही वो ग्योक्रेस को जाने देंगे, नहीं तो ऐसे ग्योक्रेस इज नॉट लिविंग स्पोर्टिंग। तो गुप्ता क्या लगता है तेरे को कि क्या होगा इन दोनों डील का, एम्बिमो और ग्योक्रेस के बारे में? तो जैसा कि सुशांत तुमने बोला कि काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आया है स्पर्स के हाईजैकिंग का, 70 मिलियन का बिड पोस्ट हुआ है एज पर स्काई, एज पर मिरर। तो मल्टीपल न्यूज एजेंसीज पोस्ट कर रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का पुल स्पर्स के पुल से ज्यादा है। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट स्पर्स आर प्लेइंग इन यूरोप एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट प्लेइंग इन यूरोप। एंड स्पर्स के पास एक और एडेड एडवांटेज ये है कि एमवे में पहले ब्रेडफोर्ड में था, उसका कोच थॉमस फ्रैंक था। करंटली स्पर्स का मैनेजर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है, थॉमस फ्रैंक। तो इन अ स्पोर्टिंग सेंस मेरे ख्याल से वो बेटर मूव तो उसके लिए स्पर्स रहेगा, क्योंकि एक्स कोच के साथ खेलना, जो उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस को जानता है, उसके अराउंड टीम बिल्ड करता है,
वो बेटर रहेगा। लेकिन हमें एक और चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि स्पर्स में ऑलरेडी कुलुसेस्की राइट विंग पे खेलता है। वो भी 25 साल का है, ये भी 25-26 साल का है। दोनों यंग है, दोनों को प्लेइंग टाइम चाहिए होगा। तो क्या थॉमस फ्रैंक मैनेज कर पाएगा? विल हैव टू वेट एंड सी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये यूनाइटेड के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एजेंट द्वारा फैलाया हुआ र्यूमर है, ताकि जल्दी से जल्दी एम्बेमो वाला डील हो जाए और ब्रेडफोर्ड को फंड्स मिल जाए ताकि वो लोग भी फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। विल सी, देखते हैं क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं एम्बेमो से, अब आते हैं गोइक्रेस पे। मुझे तो गोइक्रेस का समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसने ऑलमोस्ट यूरोप में सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं, मोर देन एम्बाप्पे। लेकिन चूंकि वो टॉप 5 लीग में नहीं खेलता, इसलिए उसका गोल्ड अवार्ड्स वो गोल्डन बूट के लिए कंसिडर नहीं होता है। लेकिन उसने काफी गोल्स मारे हैं। मे बी उसने स्पोर्टिंग में रह के इतने गोल्स मारे, पोर्टुगीज लीग में रह के उतने गोल मारे, इसलिए मे बी सारे टीम से उसका लिंकअप रूमर आता है। लेकिन फिर भी कोई टीम उतना इंटरेस्ट दिखलाता नहीं है। करंटली जो टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स दिखला रही है उसे साइन करने का, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। तो मुझे लगता है कि एक उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एमोरिन, जो कि करंटली यूनाइटेड का मैनेजर है, जो कि एक्स स्पोर्टिंग का भी मैनेजर था, जो कि गोयक्रेस का भी मैनेजर था, उसका प्रेजेंस है। उसमें भी वही एम्ब्यूमो वाली बात आती है कि वो एक प्लेयर अपने एक्स मैनेजर के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एज यूजुअल उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता है। और स्पोर्टिंग में काफी अच्छा खेला था गोयक्रेस ने एमोरिन के अंडर। तो मुझे भी लगता है कि ये एक हो सकता है कि यूनाइटेड ही जाए। लेकिन बात वही कि यूनाइटेड के पास क्या उतना पैसा है कि वो एम्ब्यूमो को भी साइन कर ले। अभी मैथ्यूस कुना को उसने कंफर्म किया है, और इसके वो गोइक्रेस को भी साइन कर लिया, क्योंकि जैसा सुशांत तुमने बोला कि एक जेंटलमैन एग्रीमेंट ऑलरेडी था कि 60 मिलियन के अराउंड था। लेकिन अब नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये ऑब्वियसली ये तो ट्रिक होता है जो क्लब्स प्ले करते हैं, ताकि वो उनके क्लाइंट का, उनके प्लेयर्स का दाम बढ़ जाए। तो फिर भी मुझे लगता है 60-70 मिलियन के नीचे तो इसका प्राइस टैग आएगा नहीं। तो बात वो भी होगी कि यूनाइटेड इतना फंड्स कहाँ से जनरेट करता है, उन्हें प्लेयर सेल करने पड़ेंगे। विल सी क्या होता है। और रहा सवाल आर्सेनल का, तो मुझे नहीं लगता आर्सेनल उसे साइन करेगी। उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस वही बेंजामिन सेस्को है, अपार्ट फ्रॉम इसाक, जो कि होने वाला नहीं है, हम सभी जानते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस भी किया था, न्यूकैसल अपने राइवल्स को कभी नहीं बेचेगी। तो मुझे लगता है आर्सेनल का फर्स्ट चॉइस वाइस बेंजामिन सेस्को है। जैसा कि तुमने बोला, एज अ फेल सेफ ऑप्शन रख सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उससे बेटर प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी वही कहानी है जो पिछले सेगमेंट में हमने बोला था, एजेंट द्वारा स्पीड अप करने के लिए, पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए फैला हुआ रूमर हो सकता है। दिस इज अ रूमर दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो गुप्ता और मेरा मानना एक ही है कि दोनों डील्स, एम्ब्यूमो और विक्टर ग्योकेरेस, एक ही टाइप की सिमिलर चीज है, जो कि एजेंट के द्वारा खेला हुआ है गेम, जिसमें मैनचेस्टर फंसती है या फिर नहीं फंसती है, ये हम लोग देखेंगे। और रही बात कुलुसेव्स्की की, तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रायन एम्बुमो कुलुसेव्स्की से बेटर है। स्पर्स फैन, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि क्या कुलुसेव्स्की से बेटर है ब्रायन एम्बुमो। और अगर नहीं, तो अगर ब्रायन एम्बुमो आया तो वो खेलेगा कहाँ? क्या वो स्ट्राइकर उसका पोजीशन हो सकता है? तो चलिए इस रूमर्स के आगे हम लोग अपने नेक्स्ट जो बात है उसके ऊपर आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है दो लेजेंड्स की कहानी। लुका मॉड्रिक, जो कि रियल मैड्रिड से एसी मिलान जा रहे हैं, और केडीबी, जो इस मैनचेस्टर सिटी से नेपोली आ चुके हैं। तो क्या ये एक राइवलरी हमें देखने को मिलेगी? क्या लगता है गुप्ता तेरे को? तो जैसा कि सुशांत तुमने इंट्रो में बोला, लेजेंड्स ऑफ द गेम, दोनों लेजेंडरी प्लेयर हैं। दोनों के पास काफी एक्सपीरियंस है, यूरोप का भी और डोमेस्टिक सीजन का भी। तो मुझे लगता है इनका राइवलरी काफी अच्छा होगा, देखने लायक होगा। और साथ साथ में इन्होंने जिस रिस्पेक्टिव टीम को ज्वाइन किया है, नेपोली और एसी मिलान को, उनके कोचेस का भी राइवलरी देखने को मिलेगा, एंटोनियो कोंटे एंड एलेग्री। तो मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन सीरिया में काफी बड़ा धमाका होने वाला है, और हमें काफी ज्यादा गोलाजों के हाईलाइट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से क्लब वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप आज से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग दो तीन नाम है जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्क्वाड से मिसिंग है। जैक ग्रिलिश, जो कि मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड से मिसिंग है, और फेलिक्स और स्टर्लिंग, ये दोनों चेल्सी स्क्वाड से मिसिंग है। तो देखते हैं कि इन तीनों का क्या फ्यूचर होता है आगे चल के। इन तीनों के ऊपर हमारी कड़ी नजर बनी रहेगी कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, और जहां भी जाएंगे हम लोग उनका न्यूज आपके ऊपर सबसे पहले लाएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है दो डिफेंडर्स के बारे में, दो लेफ्ट बैक्स के बारे में। एक जिनचेंको, जो आर्सेनल में है, उनका रूमर है कि वो एसी मिलान जाने वाले हैं। एसी मिलान का उनके तरफ से हो सकता है कि एक छोटा सा बिड भी पोस्ट हुआ है, जो कि आंड्रे बर्टा को पसंद नहीं आया है, और आंड्रे बर्टा ने बहुत ही तगड़ा कमेंट्स उसके ऊपर भी किया है कि अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो आप एक रीजनेबल बिड पोस्ट कीजिए, और नहीं है तो आप निकलिए यहाँ से। और दूसरा जो अपनी तरफ बात है वो है कि एसी मिलान
जो जिनचेंको के लिए इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उनके जो लेफ्ट बैक करंट लेफ्ट बैक थियो हर्नांडेज, वो उनका लास्ट ही ईयर से उनका छोड़ने का बाद था, और इस साल भी वो चेंज नहीं हुआ है। थियो हर्नांडेज इस साल बहुत ज्यादा सीरियस है कि वो एसी मिलान छोड़े, और इसीलिए एथलेटिको मैड्रिड ने उनके ऊपर एक बिड भी पोस्ट किया था 20 मिलियन का, जो कि एसी मिलान ने रिजेक्ट कर दिया है। और देखते हैं कि एथलेटिको मैड्रिड अपने नेक्स्ट बिड पोस्ट करती है या फिर नहीं करती, या फिर दूसरे क्लब और कोई क्लब इंटरेस्टेड होते हैं उसमें या फिर नहीं होते हैं। तो गुप्ता, तेरे को क्या लगता है कि थियो हर्नांडिस का क्या पोजीशन होने वाला है, और जिनचेंको का क्या होगा, कि क्या वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे? तो जैसा कि सुशांत तुमने बोला कि जिनचेंको का एसी मिलान की तरफ से बिड आया है, और जैसे रिगार्डिंग तुम्हारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर का भी कमेंट आया, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लेस अ बेटर बिड, थोड़े अच्छे शब्दों में। और हो सकता है जिनचेंको एसी मिलान जाए, क्योंकि उसे एक चेंज ऑफ सीनरी की रिक्वायर्ड है। तो आर्सेनल में ऑलरेडी लेफ्ट बैक पे काफी प्लेयर्स हैं, कैग्लियोफोरी है, टिम्बर है, लुइस स्केली है। तो मुझे नहीं लगता जिनचेंको का नेक्स्ट सीजन वहाँ पे खेलने का कोई जगह भी बनता है। सो ही शुड लुक आउट फॉर अ बेटर टीम, और एसी मिलान से अच्छा टीम उसको और क्या मिल सकता है। और सिर्फ सीरी ए में हमने देखा है प्रीमियर लीग के काफी स्टार्स जो कि प्रीमियर लीग में नहीं चले थे, वो वहां पे जाके काफी अच्छा किया है। फॉर एग्जांपल आपका मिखितारियान है, जो कि यूनाइटेड में फ्लॉप रहा था, फिर भी बहुत अच्छा किया। और यूनाइटेड का एक और प्लेयर जो कि शायद सीरिया का टीम ऑफ द सीजन भी रहा है, स्कॉट मैकटोमने, उसने भी नापोली से बहुत अच्छा किया है। तो हो सकता है चेंज ऑफ सीनरी इज रिक्वायर्ड फॉर जिंचेंको एंड ही माइट डू बेटर। और इससे हम दूसरे प्लेयर पे आते हैं, थियो हर्नांडेज। मैं तो उससे बहुत रेट करता हूँ, क्या मालूम कोई और टीम उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। एंड जैसा कि तुमने बोला कि पिछले साल से इसका बात है कि वो टीम छोड़ के जा सकता है, इज लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर यूरोपियन टीम टू विन ट्रॉफीज। तो एटलेटिको मैड्रिड से उसका पास्ट भी रहा है, उसने अंडर 19 एटलेटिको मैड्रिड से खेला हुआ भी है। तो मुझे लगता है कि वो एटलेटिको मैड्रिड अगर सीरियस होगी, जैसे कि तुमने बताया कि 20 मिलियन का बिड ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली एसी मिलान आर होल्डिंग आउट फॉर 25 मिलियन। तो मुझे नहीं लगता 5-6 मिलियन से कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है, अगर एटलेटिको सीरियसली इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि मुझे लगता होगी भी, क्योंकि उन्हें थोड़ी डिफेंसिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत भी है। क्योंकि पिछला सीजन उन्होंने बहुत गोल कंसीड किया था। तो थियो हर्नांडेज बहुत अच्छा लेफ्ट बैक है, बहुत अच्छा लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है। तो मुझे लगता है ये डील हो जानी चाहिए। तो चलिए, गुप्ता की बातों से तो यही लग रहा है कि थियो हर्नांडेस अगर एथलेटिको मैड्रिड नहीं मूव करते तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो जरूर मूव करेंगे। मतलब एथलेटिको मैड्रिड अभी करंट फेवरेट है, और मुझे लगता है कि डील हो जानी चाहिए। और रही बात जिनचेंको की, तो एज एन आर्सेनल फैन, फिंगर क्रॉस अगेन कि वो कहीं चले जाएं और कुछ पैसे आर्सेनल को मिल जाए। तो चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। देखते हैं कि अब कौन सा तहलका होने वाला है स्पेन में। तो चलिए, आज के हमारे एक्सप्लोसिव एंड एक्सक्लूसिव न्यूज के ऊपर आते हैं, जिसके बारे में हम लोग शुरुआत से बात कर रहे थे, जो कि है निको विलियम्स के बारे में। निको विलियम्स जो बहुत टाइम से लिंक हो रहे हैं कि इधर से उधर जाने वाले हैं एथलेटिको बिलबाओ से। कभी न्यूज आ रहा है कि वो बारसा जाएंगे, कभी न्यूज आ रहा है कि वो आर्सेनल जाएंगे। बट बट आज जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव न्यूज ये है कि उनका एक मीटिंग हुआ है डेको के साथ, और उसके बाद जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो है लमीन यमाल। लमीन यमाल ने जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया है निको विलियम्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा हिंट करता है कि निको विलियम्स बारसा के आने वाले हैं। निको विलियम्स को बहुत ही ज्यादा कमेंट भी था, और सबको जानता है कि वो बारसा के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। न्यूज के अगर आप रूमर्स की तरफ ध्यान दें तो निको विलियम्स ने यहाँ तक ये बोल दिया है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई डोंट केयर अबाउट हाउ मच आई प्ले, वेयर आई प्ले, और कुछ भी हो, आई विल बी ज्वाइनिंग बार्सिलोना। तो गुप्ता, तेरे को क्या लग रहा है कि फाइनली तेरे को तेरा निको विलियम्स मिलने वाला है, या फिर से कोई ट्विस्ट आने वाला है टेल में कि निको विलियम्स का सैलरी मैच नहीं कर रहा है, या फिर क्या? तो गुप्ता, तेरा टेक क्या है इसमें? निको विलियम्स टू बारसा ऑन है, या फिर स्टिल कोई डाउट है? एज अ बारसा फैन इससे अच्छा न्यूज़ हो नहीं सकता किसी के लिए भी। निको विलियम्स, वाटर प्लेयर, वाटर प्लेयर। यमाल का मेंटर भी है नेशनल टीम में। दोनों की जुगलबंदी या कहे या दोस्ती कहे या यारी कहे काफी अच्छी बनती है। अगर उसका बारसा में कंफर्म हो जाता है साइनिंग, तो मुझे लगता है बारसा का दोनों फ्लैंक, लेफ्ट विंग राइट विंग, दोनों 10 ईयर्स के लिए सेट हो जाएगा। तो अगर ऐसा र्यूमर है, जो कि ऐसा र्यूमर आ चुका है, जेरार्ड रोमेरो एंड मुंडो डिपोर्टिवो के जर्नलिस्ट ने भी पोस्ट किया है, जो कि काफी ट्रस्टेबल सोर्सेज है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। और तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हुआ तो। और लॉजिकली भी सोचे तो निको विलियम्स का आना बारसा टीम के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
इससे रफीना को लेफ्ट विंग से खेलने से थोड़ी आज़ादी मिलेगी, और वो चाहे तो कैम खेल सकता है, या चाहे तो लमीन यमाल की जगह राइट विंग ही खेल सकता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि लमीन यमाल अभी बहुत यंग है। मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ दिनों आने वाले दिनों में वो अपने 18th बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, एडल्ट होगा। तो उसके लेग्स में ऑलरेडी बहुत सारे मिनट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि एज अंसु फाती 2.0 वो बन जाए, इंजरी के कारण बारसा एक और जनरेशनल टैलेंट को लूज कर जाए, तो उससे भी रेस्ट की जरूरत होगी। तो उसमें निको विलियम्स का साइनिंग बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रफीना राइट विंग खेल चला जाएगा और निको विलियम्स लेफ्ट विंग खेलेगा। और रहा सवाल उसके रिमर्स का, जो कि बायर्न म्यूनिख से काफी कॉन्क्रीट था, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है निको और बारसा दोनों का फर्स्ट चॉइस एक ही दूसरा का रहेगा। और दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो बारसा फैंस के लिए भी लेफ्ट विंग पोजीशन पे जो रिमर्स आ रहे थे काफी इनकरेजिंग नहीं थे। एक इवान पेरिसिच का आ रहा था, मींस कम ऑन यार, मतलब 36 साल का प्लेयर को बारसा जैसे फ्लिक के सिस्टम है जो कि काफी फिजिकली डिमांडिंग एंड इंटेंसिव है, उसमें रखना मुझे नहीं लगता कि इवान पेरिसिच बहुत सरवाइव कर पाता। दूसरा र्यूमर था मार्कस रैशफोर्ड से। वी कैन ऑल एडमिट दैट रैशफोर्ड इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑन हिज डे, लेकिन दिक्कत वही है कि ऑन हिज डे वो रोज, हर दिन, हर वीक, हर गेम वीक ऐसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, कोई नहीं जानता। और उसकी वेजेस डिमांड भी काफी ज्यादा, और यूनाइटेड मुझे नहीं लगता 40-50 मिलियन के नीचे उसे बेचना चाहेगी। तो जब आपके पास निको विलियम्स ऑलरेडी 60 मिलियन का नाम, जो उसका रीमोट बायआउट क्लॉज है, 60 मिलियन में आपको एक निको विलियम्स मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी यमाल के साथ नेशनल टीम में खेल चुका है, जिसका केमिस्ट्री काफी अच्छा है। तो मैं क्या, एनी बारसा फैन वुड प्रेफर निको विलियम्स ओवर रैशफोर्ड। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। होपफुली डॉन लोपोटा कुछ करते हैं, क्योंकि बारसा का एफएफपी इश्यूज हमें भी भूलना नहीं चाहिए, अभी भी है। तो मेरे ख्याल से कुछ आउटगोइंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसी न किसी प्लेयर को बेचना पड़ेगा, वेज बिल भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि वी स्टिल, गेस वी आर स्टिल ओवर शूटिंग द वेज बिल। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर जैसा कि तुमने बोला है कि निको विलियम्स ने अपने एजेंट के थ्रू डेको की मीटिंग में बोला है कि डोंट केयर वेदर ही प्लेज और नॉट और एनीथिंग, मींस बेसिकली अनकंडीशनल वो आना चाहता है, तो मुझे लगता है बारसा बोर्ड एंड स्पेशली लपोटा एंड डेको दोनों पूरी तरह से ट्राई करेंगे कि वो कैसे भी साइन हो जाए। लेट्स सी, अगेन फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। अगर पर्सनली मेरी बात करो तो आई डोंट रेट निको विलियम्स मच। देखते हैं कि वो बारसा में आने के बाद क्या परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्मेंस देता है। बट ये बात तो क्लियर है कि बारसा को एक लेफ्ट विंगर चाहिए था, क्योंकि रफीनिया बहुत ही बेहतरीन सीजन था लास्ट सीजन उसका, लेकिन फिर भी इट्स नॉट हिज ओरिजिनल पोजीशन। और हमने देखा है कि मैच के दौरान कि वो राइट में ही आ जाता था, जिसके कारण लेफ्ट का जो एरिया था, जो उसका एरिया था, वो बहुत खाली रहता था। उसके कारण बार्सिलोना ने बहुत सारे गोल्स खाए। तो एक लेफ्ट विंगर तो मस्ट है कि जो अपने पोजीशन को समझ पाए कि वो कहाँ खेल रहा है। तो या तो निको विलियम्स आए, या फिर एक और जो गुप्ता ने एक रूमर जो मिस कर दिया, लुकमान का था। लुकमान के लिए भी बारसा इंटरेस्टेड था, बट मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ही इज नॉट बारसा क्वालिटी, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो बारसा आने वाला है, और वो ऐसा ही मुझे होता भी दिख रहा है कि लुकमान तो नहीं आएगा बारसा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा, ये जरूर बताइएगा कि क्या था हमारा वीडियो में ऐसा कोई खास टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। और एक और चीज आप हमें बताइए कि और आप जानना चाहते हैं फुटबॉल के बारे में। ट्रांसफर से अलग भी आप वो चीज हो सकता है जिसके ऊपर हम आपको और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देंगे। ट्रांसफर विंडो तो चलता रहेगा, हमारा ट्रांसफर डेली आता रहेगा, लेकिन अगर आपको कोई और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपने कम्युनिटी में फैलाएं। और शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।